Hello bachcho, how are you? Fine? I'm also fine. So in this video, I'm going to start question number from 20. So all the questions are based upon the conservation of momentum. तो इन क्वेश्चंस को भी करते वक्त मैं थोड़ा सा पहले कंसेप्ट दूंगी फिर एक्सप्लेन करूंगी, तो बच्चों को हो सकता लगे कि 2 क्वेश्चन में मैडम ने इतना टाइम लगा दिया, बट इस ढंग के जितने भी क्वेश्चन आएंगे तो आप वो कर पाएँ, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। तो एज यूजुअल टेक योर नोटबुक एंड पेन और दोनों मिलके करते हैं क्वेश्चंस, खुश होकर काम करेंगे। सो द क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, a batsman deflect ball by an angle of 45 without changing in its initial speed, which is equal to 54 km per hour. What is the impulse imparted to the ball? Mass of the ball is 0.15 kg. पहले क्वेश्चन समझते हैं, मैं थोड़ा और आसान क्वेश्चन बताती हूँ फिर उसको बताती हूँ। क्वेश्चन ये आ गया कि मान लो एक हमारी वॉल है और वहाँ पर एक मेरे पास बॉल है खेलने वाली, और मैंने ऐसे करके थ्रो की बॉल इधर आ गई, इसकी स्पीड ये थी, मास m था। बॉल स्ट्राइक करती है और सेम स्पीड से रिबाउंड हो जाती है। अब हमसे बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम या इम्पल्स। अब जो इम्पल्स हम पहले भी सीख चुके हैं, इम्पल्स का मतलब था हमारा बेटा चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और मोमेंटम भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। अब इनिशियल तो ये वाली डायरेक्शन आ गई, तो यदि हम इनिशियल मोमेंट को एम वी बोलते हैं, ये वाली डायरेक्शन मैंने क्या ले ली माइनस, ये वाली डायरेक्शन क्या ली प्लस, तो फाइनल कितना आ जाएगा एम वी, तो आ जाएगा एम वी और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा एम वी, और ये कितना आ जाएगा 2mv, और कितना आ जाएगा हमारा 2mv। ये मैंने कंसेप्ट सिखाने के लिए बताया कि कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पर क्या किया इन्होंने, क्वेश्चन वही है, बैट्समैन डिफ्लेक्ट बॉल बाय एंगल ऑफ 45। एक बैट्समैन है, क्रिकेट प्लेयर है, अब एंगल किससे डिफ्लेक्ट करा 45 विदाउट चेंजिंग इनिशियल स्पीड चेंज नहीं हो रही है, विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो यदि स्पीड हमारी 54 किलोमीटर पर आवर दिया है, तो मास हमें केजी में दे दिया है, तो हम क्या कर लेंगे, ऐसा यूनिट ही निकाल लेंगे। वैसे आप लोग को बताया भी था मैंने, 1 किलोमीटर पर आवर मतलब क्या सीखा था हमने, 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना आ जाएगा 5/18, और 3 से चला जाएगा, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। पर यदि आप ये वाला फिगर भूल गए, 5/18 नहीं याद रहता है आपको, तो डायरेक्ट 54 किलोमीटर का 10⁻³ मीटर और आर का 60 मिनट 60 सेकेंड, 2 0 ये चले जाएंगे, और 6 से आ जाएगा 9, और ये 3 से 3, और ये 2, और 2 से 5, कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। अब डायग्राम समझते हैं बेटे हम, कि ये मान लेते हैं बैट है ना, यहाँ से एक बॉल यहाँ पर स्ट्राइक करती है, और वो कितने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर उन्होंने दे दिया है विदाउट चेंज इनिशियल स्पीड, ठीक है। यहाँ से जो बॉल आई वो यहाँ से गई, जो टोटल एंगल था वो था 45, जो क्वेश्चन पढ़ के समझ आया। ये मैंने नॉर्मल डाला, तो यहाँ से एंगल हो जाएगा 22.5, और ये वाला भी एंगल हो जाएगा 22.5। ये बच्चों को समझ आ गया यहाँ तक। अब हमें पूछा है इम्पल्स। अब इम्पल्स अगेन क्या होता है हमारा, चेंज इन मोमेंटम, बट चेंज इन मोमेंटम हमारा pf माइनस p तो है, दैट इज द करेक्ट, बट यहाँ पर अब जो बॉल आ रही है वो किसी एक एंगल पे इंक्लाइंड आ रही है। वो क्या आ रही है बेटे, किसी एंगल पे इंक्लाइंड। तो जब हम यहाँ पर इम्पल्स लिखेंगे या डेल्टा p लिखेंगे, तो यहाँ जो वेक्टर वर्ड होगा
वो हो जाएगा पी एफ और माइनस पी आई। मतलब हमें डायरेक्शन भी देखनी है इसकी। कई बार इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख लेते हैं, कई बार ऐसे भी कर लेते हैं। अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे बच्चे आप। अब मैंने क्या किया, ये जो बॉल आई इसका मोमेंटम मैंने पी बोल दिया मैंने ना, ये पी आ गया। अब पी को हमने क्या किया बेटा, यहाँ पर रिजॉल्व किया। एक आ गया पी आई कैप और ये आ गया पी जे कैप। सेकेंड, यहाँ पर जो बॉल रिबाउंड हुई ये मैंने बोला पी एफ, ये बोला पी एफ आई कैप और ये बोला ना पी एफ जे कैप, यहाँ तक बोला। अब जो पी आई, अब यहाँ देखेंगे जब हम चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो एक्स डायरेक्शन का अलग निकालेंगे, वाई का अलग निकालेंगे। डेल्टा पी एक्स कितना आ जाएगा, पी एफ इन एक्स डायरेक्शन माइनस पी आई इन एक्स डायरेक्शन। अब देखो एक्स में कितना है, जो इनिशियल था फाइनल को मैंने क्या बोला प्लस, और ये डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो प्लस पी आई अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन। डेल्टा पी वाई देखोगे जरा, इनिशियल और फाइनल दोनों की डायरेक्शन क्या है सेम, मतलब फाइनल अलॉन्ग वाई डायरेक्शन माइनस इनिशियल अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। हमें सिर्फ x ही निकालना है। अब x कैसे निकाला हमने, देखते हैं बेटे हम। ये हमारा mv है, ये mv है जी, ये एंगल 22, ये भी 22.5, चलो मैं थीटा बोल देती 1 सेकंड के लिए। ये कितना आ जाएगा mv cos थीटा, ये भी कितना आ जाएगा हमारा mv sin थीटा। पर साइन वाला कंपोनेंट तो कैंसिल हो गया था, हमारा सिंपल कौन सा बचा हमारा mv cos थीटा प्लस mv cos थीटा। क्यों ऐसे आया mv cos थीटा mv cos थीटा, क्योंकि देयर इज नो चेंज है ना v। तो क्या आ जाएगा बेटे हमारा आंसर, सो डेल्टा पी एक्स इज इक्वल टू 2mv cos थीटा। अब टू मास कितना दिया है बच्चे हमें, मास 0.15 kg और u निकाला था 15 और cos की वैल्यू 22.5। 15 का स्क्वायर मुझे पता है 225, मतलब ये आ जाएगा 2.25 और 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 2 टू ज़ा 4 और 5 और 2 टू ज़ा 4, 4.5 और cos 22.5 की वैल्यू। ये वैल्यू मैं ज़रा हेल्प ले लेती हूँ लॉग टेबल से, तो ये आ जाएगा हमारा 4.5 मल्टीप्लाई 0.92 इसकी वैल्यू आ जाएगी और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इसमें समझना क्या था बेटू, हमें जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, कई बार क्वेश्चंस आए बेटे एग्जाम्स में, इस ढंग के क्वेश्चन में सिंपल कितना सा कंसेप्ट समझना बेटे आपने, कैसे क्वेश्चन आ जाए जैसे मर्जी। यदि ये वॉल है, एक बॉल इधर आई और ये बॉल इधर चली गई, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था mv, बाद में भी कितना हो जाएगा mv, तो आपने क्या निकालना है pf फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या हो गया mv और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट, तो कितना आ जाएगा mv प्लस कितना आ जाएगा mv और कितना आ जाएगा 2mv, कितना आ जाएगा 2mv। अब यदि अगर मान लेते हैं जो एक बॉल है, ये एंगल कितना है बेटे हमारा थीटा और ये एंगल भी कितना है हमारा थीटा, तो बोलो कितना आएगा यहाँ पर। अब कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, इसमें तो एंगल था नहीं, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये मान लेते हैं हम mv है, ठीक है, चलो mv ले लिया, ये डैश mv आ गया, इसको रिजॉल्व करो। ये mv कैसे रिजॉल्व हो जाएगा, mv cos थीटा और mv sin थीटा, ये तो इनिशियल वाला हो गया। फाइनल में भी इन्होंने क्या बोला, v क्या है सेम, ये एंगल क्या है थीटा, mv cos थीटा और ये mv sin थीटा। ये वेक्टर में आपको अच्छे से मालूम है कि हम कैसे रिजॉल्व करते हैं, जहाँ से एंगल होता है वही क्या होता है थीटा,
जहाँ से एंगल लेते हैं वो क्या होता है हमारा कॉस थीटा। इसको बहुत अच्छे से याद रखना बेटे। बस अब जब वाई डायरेक्शन का चेंज निकालेंगे तो एम वी साइन थीटा माइनस एम वी साइन थीटा, ये तो वाई का क्या आ जाएगा 0, मतलब डेल्टा पी वाई क्या आ जाएगा 0। अब बचा डेल्टा पी एक्स, तो एक्स की दोनों डायरेक्शन क्या है अपोजिट, यदि है ना, ये क्या था इनिशियल, ये क्या था फाइनल, फाइनल क्या हो गया प्लस, तो कितना आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, फिर ये माइनस 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 प्लस एम वी कॉस थीटा। थीटा जो मर्जी हो सकता है। हो सकता कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि एक बॉल है वो वर्टिकल बॉल से थीटा एंगल बनाती है और थीटा से ये यहाँ पर रिबाउंड होती है, तब भी हम इसको रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करते वक्त एंगल कितना होगा थीटा, फिर यहाँ कितना आ जाएगा हमारा एम वी, ये थीटा है तो यहाँ कितना आ जाएगा एम वी कॉस थीटा, और ये कितना आ जाएगा एम वी साइन थीटा। ऐसे ये रिजॉल्व हो जाएगा। आगे बात समझा आपको अच्छे से, क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ 21st क्वेश्चन। स्टोन ऑफ मास 0.25 kg tied to the end of the string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed 40 revolution with a speed 40 revolution per minute। तो इसको v नहीं लिखते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट का मतलब है 1 मिनट में 40 बार ऐसे कर रहा है, तो मैं क्या करूंगी 1 सेकेंड में निकाल लूंगी, तो 40 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, तो 1 मिनट के लिए कितना आ गया 60 सेकेंड। ये आ गया मेरा 2/3, और इसको हम शॉर्ट में RPS भी बोल देंगे, मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। कहीं कहीं बुक में न्यू लिखा होता है, आपके मैक्सिमम बुक में न्यू लिखा है, कहीं कहीं एन भी लिखा है, पर मैं जनरली एफ ही लिखती हूँ। अब ओमेगा कितना होता है हमारा 2πf, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2π मल्टीप्लाई 2/3 रेडियन पर सेकेंड, 4π/3 रेडियन पर सेकेंड। ये रिवॉल्यूशन पर सेकेंड समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमने कैसे न्यूमेरिकल में सॉल्व करना है। 2-3 चैप्टर में इन्वॉल्व होता है, ये रोटेशन में भी काफ़ी जगह आ जाता है। अब क्या बोलते हैं, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन व्हाट इज अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन whirl around if string can withstand the maximum tension of 200 न्यूटन। तो क्वेश्चन में क्या था कि जो स्टोन का मास ये था 0.25 kg, एक स्ट्रिंग में से टाइट किया और ऐसे से घुमाया, तो जो टेंशन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही है mv²r, पर क्वेश्चन में v नहीं दिया है, तो v इज इक्वल टू क्या था हमारा ओमेगा r, तो t इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर और एक ये r, तो t कितना आ जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r। m कितना हुआ बेटे हमारा 0.25 और ओमेगा आ गया हमारा 4/16 पाई स्क्वायर अपॉन 9 और r रेडियस 1.5, रेडियस 1.5, मास था 0.25 kg, रेडियस 1.5। तभी बेटे मैं गिवन लिख लेती हूँ ताकि हमें ना कभी करते वक्त ये ना लगे क्या नहीं दिया है। मास कितना था हमारा 0.25 और रेडियस कितनी थी हमारी 1.5 मीटर। गॉट इट। अब देखते बेटे क्या हुआ, 1.5 इज 0 आया, पाई स्क्वायर को भी हम लोग क्या लेते हैं 10, अब 3 से कितना आ जाएगा 5, अब 5 से 16 5 जा, थोड़ा छोटा करने की कोशिश कर रही हूँ, 0.25 16 5 जा 80 और डिवाइडेड बाय 3, फिर 25 4 जा होता है 200, 1 2 1 2,
तो टेंशन आ गया हमारा 20/3, 20 मतलब 3 6 18 एंड फिर अगेन 2, तो दिस ऐसे आता जाएगा न्यूटन, और इसको 6.67 न्यूटन बना देते हैं बेटे। ये टेंशन आ गया 6.67 न्यूटन। टेंशन मतलब फोर्स ही हुआ, और सर्कल में है तो सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्या बोलते हैं बेटू, बी पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड विद विच द स्टोन कैन बी व्हर्ल्ड अराउंड इफ स्ट्रिंग कैन विथस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 200। बोलते हैं हम कितनी स्पीड रखें ताकि 200 टेंशन ले सके, या 200 टेंशन दे सकते हैं तो कितनी स्पीड मैक्सिमम हो सकती है। कंसेप्ट यही का यही है। टेंशन का फॉर्मूला mv²/r। टेंशन कितना है 200, मास कितना था 0.25, r कितना है 1.5 एंड v²। एक ज़ीरो हटा के 100 आ गया यहाँ पर, 25 से 8 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं 15 8 जा 120 और 100 एंड v²। जब भी स्क्वायर होता है मैं चीज़ों को बड़ा नहीं करती हूँ। देखो 112 को 4 × 3 करूँगी, क्यों? ताकि कैलकुलेशन बड़ा याद ना करना पड़े। v कितना आ जाएगा 10, 4 का कॉमन आ जाएगा 2, और ये है √3, तो v कितना आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड। v कितना आ जाएगा 20√3 मीटर पर सेकेंड, और √3 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1.71, तो 0 2 34 और 3 1 2 1 2 34.2 मीटर पर सेकेंड, जैसे मर्जी आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सो इन क्वेश्चन नंबर 22, इन क्वेश्चन 21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value. String breaks suddenly. Which of the following correctly describe the trajectory of the stone after the string break? ये ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमने एक स्ट्रिंग थी क्वेश्चन में, ये स्टोन था और ऐसे ऐसे हम हॉरिजॉन्टली इसको घुमा रहे थे। हॉरिजॉन्टली मतलब ऐसे ऐसे को, वर्टिकली का मतलब क्या होता है कि जैसे हमने ऐसे वर्टिकली हुआ, पर अभी हम कैसे घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली। एक पत्थर, एक थ्रेड लिया, स्टोन बांधा और ये हॉरिजॉन्टली ऐसे घुमा रहे हैं। तो अब आपने देखा होगा हॉरिजॉन्टली, ठीक है। अब ये बोलते हैं कि यदि मान लो स्टोन यहाँ आ गया, तो यदि ये हमारी स्ट्रिंग टूट जाती है तो स्टोन कहाँ जाएगा। ऐसे बहुत सारे हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि प्रैक्टिकली भी आपने बहुत चीज़ें देखी हैं कि जैसे मान लो कोई चीज़ है, मान लो आपने ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप कि ऐसे आपने गोल कोई चीज़ घुमाई है ना, ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो यदि उसमें से कोई पार्ट निकलेगा तो क्या जाएगा टेंजेंशियली। क्या जाएगा टेंजेंशियली। इवन वर्टिकल में भी टेंजेंशियली होता है। वर्टिकल आप क्या समझते हैं, स्कूटर चलाते हैं बच्चे, है ना, तो स्कूटर में एक हम मड गार्ड बोलते हैं। मड गार्ड का क्या मतलब होता है, जो मड मतलब कीचड़ को रोकता है। टायर ऐसे से घूम रहा है, तो जब यदि स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा होगी तो ये कैसे फ्लाई करते हैं पार्टिकल, मड टेंजेंशियली। तो वैसे इस केस में थी हॉरिजॉन्टल है और रस्सी टूट जाती है तो टेंशन तो हो गया 0, तो ये कैसे फ्लाई करेगा टेंजेंशियली। कैसे जाएगा टेंजेंशियली। तो ऑप्शन क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, द स्टोन जर्क रेडियली आउटवर्ड। रेडियली का मतलब होता है उस सरफेस से परपेंडिकुलर। सेकेंड, द स्टोन फ्लाई ऑफ टेंजेंशियली फ्रॉम द इंस्टेंट द स्ट्रिंग ब्रेक। उस इंस्टेंट से टेंजेंशियली होगा जहाँ से स्ट्रिंग ब्रेक हुई। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट इज बी। और भी यदि आप लोगों ने कहीं देखा हो कि पहले चाकू या छुरी तेज कराते हैं तो ऐसे से व्हील मूव करता है और चाकू ऐसे रखे तो उसकी जो चिंगारियाँ हैं वो कैसे जाती हैं टेंजेंशियली। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स। द क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन व्हाई a horse cannot pull a cart and run in empty space.
अब सबसे पहले तो समझो आप कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट, मतलब घोड़ा गाड़ी की बात कर रहे हैं ना। और मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने बच्चों ने ज़्यादा देखा होगा या कहीं मूवी में देखा होगा, पुरानी मूवीज़ होगी उसमें देखा होगा, शोले में देखा होगा, बसंती का तांगा है ना, तो उसमें एक आगे घोड़ा है और पीछे लोग बैठे हैं तो उसको कार्ट बोल दिया। अब क्या होता है, जब हम कोई भी चीज़ घूमती है, हम जब चलते हैं तो हम जैसे ऐसे हमने पैर रखा अपना ना, तो जब पैर रखेंगे तो हम जितना फोर्स आगे लगाते हैं एक नॉर्मल रिएक्शंस भी हमें लगता है। तो इस केस में भी जब हॉर्स आगे जाएगा तो जो ग्राउंड है वो भी क्या करेगा, वो भी एक रिएक्शंस लगाएगा। तो उस रिएक्शंस की वजह से जो गाड़ी है वो आगे को पुल होती है। तो एम्प्टी स्पेस में ये हमारा जो रिएक्शंस है वो नहीं लगता है, इसीलिए घोड़ा गाड़ी को एम्प्टी स्पेस चलाना मुश्किल है और कैन नॉट रन, तब हम रन नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आगे मूव करने के लिए यदि हम आगे चलते हैं तो हम यदि आगे चल रहे हैं तो जब हम पैर ऐसे रखेंगे तो एक ये पैर ऐसे रखा, फिर एक फोर्स लगा, फिर ये ऐसे आया, फिर ऐसे आया। क्लियर? नेक्स्ट इज पैसेंजर आर थ्रोन फॉरवर्ड फ्रॉम देयर सीट व्हेन स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। ये आप लोगों ने काफ़ी बार देखा होगा। बस स्टॉप, बस से आप स्कूल जाते होंगे, कॉलेज, जहाँ भी आप कहीं भी जाते होंगे, यदि बस में या कार में भी बैठते होंगे आप, तो यदि मान लो एक सडनली ब्रेक लगाते हैं, तो जो सडनली ब्रेक लगाते हैं तो हम आगे को गिरने लगते हैं। उसके पीछे रीज़न और लॉजिक क्या होता है कि जैसे मान लो गार्ड बहुत स्पीड में जा रही है गाड़ी और सडनली ब्रेक लगाया, तो जो बॉडी का पोर्शन, पैर जो हमारे कांटेक्ट में है कार के, बस के, वो तो क्या हो जाएंगे बेटे हमारे, है ना, वो तो क्या रहेंगे हमारे, एकदम रुक जाएंगे। पर जो अपर पार्ट है वो स्टिल किस में रहा, मोशन में, तो हम आगे को गिरते हैं। ऐसे बस से भी आपने देखा होगा कि कोई बच्चे बस से, चलती बस से उतर जाएंगे तो आगे को गिर जाते हैं। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। मतलब कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पोजीशन में, उस पोजीशन में ही रहना चाहता है। तो ये कंसेप्ट लेते हैं कि एकदम सडनली जब ब्रेक लगाया तो जो पैर थे वो तो स्टॉप हो गए, पर ये वाला पोर्शन को थोड़ा टाइम लगा तो वो आगे को फॉरवर्ड गिरा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज इजियर टू पुल अ लॉन रोलर देन पुश इट। अब कई बार क्या होता है कि चलो ये लॉन रोलर का काफ़ी समय से एग्जाम्पल्स दिया जा रहा है। अब जैसे मान लो आप घरों में, तो मुझे लगता है इतने बड़े बड़े गार्डन्स बहुत कम लोगों के घर में होंगे, पर मूवीज़ में सब ने देखी होती हैं चीज़ें ना, कि ऐसे वो घास काटते हैं ना, ऐसे करके चलाते हैं। तो उसमें जैसे रोलर भी होता है तो उसको कैसे पकड़ते हैं, थोड़ा तिरछा जैसे पकड़ते हैं। और हम बहुत सारे और भी चीज़ों के एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे हम ठीक है, तो इस केस में क्या हुआ, पुल और पुश का क्या मतलब हुआ। जैसे मान लेते हैं ये रोलर है, ठीक है, अब इसका अपना मास m है, तो इसका अपना वेट mg यहाँ पर ऐड करेगा, और ये मान लो मैंने ग्राउंड बोला। अब यहाँ पर एक F फोर्स है, इसको हम लोग पुल कर रहे हैं। अब mg वेट डाउनवर्ड ऐड किया और एक इसका रिएक्शन n ऐड करेगा। मान लेते हैं फोर्स हमने थीटा लगाया, वर्टिकल से थीटा एंगल पे है। अब देखो कितना आ जाएगा, ये F को रिजॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, F cos थीटा, और ये आ जाएगा F sin थीटा। अब यदि मूव करेगा तो हम ये देखते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन F cos थीटा प्लस n इज इक्वल टू mg। जो n आया वो आ गया मेरा mg माइनस F cos थीटा। जो n आया वो है मेरा mg माइनस F cos थीटा। ये आ गया हमारा n। अब सेकंड केस में करते हैं कि यदि लॉन रोलर ये है बेटे हमारा, और इसको मैंने फोर्स इस ढंग से लगा दिया। अब देखते हैं बेटे, इसका अपना जो वेट है वो तो mg डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ग्राउंड नॉर्मल रिएक्शन n भी लगाएगा।
अब यदि मैं इसको यहाँ थोड़ा एक्सटेंड कर दूँ, ये एंगल थीटा था तो ये वाला एंगल कितना हो गया थीटा, ये फोर्स एफ है तो एफ कैसे लग जाएगा मेरा एफ कॉस थीटा, और ये कैसे रिजॉल्व हो जाएगा एफ साइन थीटा। ये आपको बहुत अच्छे से पता है, वेक्टर को जब भी रिजॉल्व करना है जहाँ से एंगल है वो क्या होता है कॉस, तो ये कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा और ये क्या एफ साइन थीटा। इस केस में एन देखो वर्टिकली हम कैसे इक्वेट कर सकते हैं, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एफ कॉस थीटा। अब देखो बेटा एन किस केस में ज़्यादा है, फर्स्ट केस में सेकेंड केस में। तो यहाँ पर जो सेकेंड केस है वहाँ पर साइन कितना आ गया प्लस, जो फर्स्ट केस वहाँ साइन कितना आया माइनस, तो ये वाली वैल्यू क्या है लेस, ये वैल्यू क्या है मोर। तब हम लोग क्या लिख देते हैं इजियर टू पुल, इसको पुल करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू पुश। क्लियर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आया डायग्राम बना के करना है। वैसे तो आपको स्ट्रेट लाइन याद रहती है तो कंपटीशन वगैरह तो प्रूफ नहीं करना होता है, पर एग्ज़ाम में स्कूल के एग्ज़ाम में कई बार पूछ लेते इस क्वेश्चंस को। क्लियर। पुश और पुल का मतलब समझ आ गया। ठीक है, हमने एक बार रोलर का वेट कितना लिया एम, तो उसका वेट क्या करेगा एम जी, और एन क्या है नॉर्मल रिएक्शन। अब हमने क्या किया बेटा इसको हमने, ठीक है, फर्स्ट हमने किया इसको पुल, हम पुल किया, हमने इसको खींचा, तो जब हमने फोर्स निकाला तो नॉर्मल रिएक्शन कितना गया एम जी माइनस एफ कॉस थीटा। फिर हमने क्या किया इसको पुश किया, तो वेट वैसे एम जी था एन था, ये फोर्स को एरो देख के मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ से थीटा एंगल पे लगाया था तो ये थीटा आ गया, जहाँ से एंगल है वो क्या होता है कॉस, एफ कॉस थीटा, ये कितना एफ साइन थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या किया मैंने वर्टिकल डायरेक्शन तो मूव कर नहीं रहा है, तो वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएंगे बराबर एन इज इक्वल टू एम जी एफ कॉस थीटा। तो यहाँ साइन क्या गया प्लस, तो इसका मतलब क्या गया पुश में ज़्यादा फोर्स लगेगा और पुल में कम, इसलिए बोलते पुलिंग इज इजियर देन पुशिंग। क्लियर। नेक्स्ट पार्ट डी, a cricketer moves his hand backward while holding a catch। अब यदि जिन बच्चों ने वॉलीबॉल का भी खेली हो है ना, तो वॉलीबॉल जब खेलते हैं तो बच्चे कैसे ऐसे हाथ बनाते हैं, ऐसे नहीं खड़े हो जाते हैं, या आपने बचपन में कैच देखा हो तो हम कैच करते वक्त ऐसे हाथ नहीं खड़े करते, हम क्या करते हैं ऐसे करेंगे है ना। वॉलीबॉल खेलेंगे तो हम पहले से यहाँ से लेके जाके फिर ऐसे करेंगे। तो इस सब का मतलब क्या होता है कि हमने मान लो ऐसे हाथ रखा तो एक बॉल बड़ी तेज़ी स्पीड से आ रही थी और एकदम से जब हमने हाथ पीछे नहीं किए बॉल यहाँ आ गई तो उसका मोमेंटम ज़ीरो हो गया। तो जो इम्पल्स था, इम्पल्स क्या था हमारा, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन अ मोमेंटम एंड फाइनल माइनस इनिशियल, और इम्पल्स कहलाती थी फोर्स इनटू टाइम। तो यदि स्पीड सडनली ज़ीरो हो गई तो चेंज मोमेंटम है तो इम्पल्स ज़्यादा होगा, इम्पल्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा फोर्स लगेगा, तो मतलब हमें चोट भी लग सकती है। पर जब हम ग्रेजुअली हाथ को धीरे करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका स्पीड ज़ीरो होगी तो चेंज इन मोमेंटम कम होगा और एग्जर्ट चोट थोड़ी सी नहीं लगेगी। समझ आ गया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ना। तो ये हमारा किस पे बेस था बेटे, हमारा इम्पल्स। सो न्यू एनसीईआरटी बुक में 23 क्वेश्चन ही दिए हैं, और जो पुरानी एनसीईआरटी बुक थी उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन थे। अब इसके बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन शुरू होने थे तो वो इस बार दिए नहीं हैं, तो मैं इस वीडियो में यहीं तक कराऊंगी, बाकी और भी करा दूंगी फिर मैं। सो ओके बच्चों, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, बहुत मेहनत करें और काम खुश होकर करें, अच्छे मन से काम करें। ओके बच्चों।